नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। और मेरे वीडियोस आप पूरे देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे। और कुछ बच्चों के नोट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, मेहरबानी करके नोट्स बना के फ़ोटो खींच के भेजो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करो। अब ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसके अंदर हम देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के लिए पहले हम देखें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इनमें आपको पता है कि केवल मर्क्यूरी को छोड़ दो तो बाकी सारी की सारी मेटल सॉलिड स्टेट में मिलती हैं, और इनकी जो फिज़िकल स्टेट का रीज़न है वो इनकी स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सॉलिड फॉर्म में है। अब ये सॉलिड में भी आप लोगों ने सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, अलग अलग टाइप की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो इसके अंदर ट्रांजिशन मेटल्स की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बता रखी हैं। अब जहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो स्ट्रक्चर बता रखी है, जैसे स्कैंडियम के लिए देखिए BCC, ये लेस स्टेबल है, जबकि HCP वाली मोर स्टेबल है। इसी तरह से बाकी सारी जो मेटल्स हैं उनके लिए आप एक बार स्टडी कीजिएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको याद ही रखना है, लेकिन एक कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, ये ग्राफ आप देख रहे हैं। इस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस पे एटॉमिक नंबर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर मेल्टिंग पॉइंट लिया हुआ है ना। और इसमें 3 सीरीज़ आप लोगों को दिख रही है, जिसमें 3D, 4D एंड 5D। जो सबसे नीचे वाली सीरीज़ है, जैसे कि ये वाली जो सीरीज़ है, ये वाली है ना, ये 3D सीरीज़ है, और ये वाली 4D सीरीज़ है, और ये वाली 5D सीरीज़ है। और इनको आप यूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब इनके अंदर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा है किसी भी सीरीज़ के अंदर, आप देखिए तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जा रहा है, और वो मिडिल की तरफ मूव करके एक मैक्सिमा तक पहुंचने के बाद में वापस से नीचे की तरफ मूव हो रहा है ग्राफ। मतलब ये हुआ कि जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो उसके बाद में कम होते चले जाते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करें। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो फर्स्ट वाली ट्रांजिशन सीरीज़ है, इसमें भी एक तरह से देखिए ग्राफ यूँ जा कर के यूँ जा रहा है। हालांकि मैंगनीज का जो ग्राफ है वो अनएक्सपेक्टेड थोड़ा नीचे आ गया है। इसी तरह से सेकेंड सीरीज़ के अंदर देखिए, वहाँ टेक्नीशियम को छोड़ दीजिए, बाकी के केसेस में यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है। फिर जो थर्ड वाला सीरीज़ है उसके अंदर देखिए, इसमें टॉप मोस्ट पर कौन सी मेटल है, W, यानी टंगस्टन। मतलब ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इन सारी ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। और बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगता है, जो जलता हुआ दिखाई देता है, वो टंगस्टन का ही फिलामेंट होता है, जो हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता है। दूसरी अगर मेटल यूज़ करोगे तो हो सकता है इतने हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाए और हमें वो लाइट या उजाला ना मिले। अब हम देखते हैं कि ये जो रीज़न क्या है इसका। पहले तो सेंटर की तरफ ये इंक्रीज़ होता है, फिर डिक्रीज़ होता है मेल्टिंग पॉइंट। सीधा सा मीनिंग है इसका। आपको पता है कि जो डी सबशेल होती है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन्स की है। फर्स्ट सीरीज़ की हम बात करें, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जब हम मूव करते हैं तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते जाते हैं डी सबशेल के अंदर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है। जैसे स्कैंडियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन D1 है, फिर टाइटेनियम के लिए D2 है, ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ तो क्या होता है, D1, D2, D3, D4 और D5 तक जब बढ़ता है कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 बाय 1 अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर, यानी 5 ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाएंगे। मतलब ये पाँचों, ये 5 तक बढ़ते हैं, मतलब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहाँ तक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन भी उनका ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही D6 कॉन्फ़िगरेशन आता है, आयरन से स्टार्ट होता है जैसा आपको पता है, वहाँ पर क्या होगा, जो 6th इलेक्ट्रॉन आया
वो जो फर्स्ट ऑर्बिटल है, फर्स्ट बॉक्स होता है, जनरली हम उसको DXY से डिनोट कर देते हैं। उसके अंदर वो पेयर हो गया, मतलब अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ही बचे। फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो अगले ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 बचे। तो जैसे जैसे D6, D7, D8, D9 और D10 कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते जाएंगे। तो ये 5 से उसके बाद में 4, 3, 2 और 1 और 0 तक पहुंच जाएंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कम होगा, तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ आपको जो 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, टेक्नीशियम है और मैंगनीज है। अब इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो ज़्यादा रहते हैं, लेकिन बात यह है कि उसके बावजूद भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एक्सपेक्टेड जितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, उससे थोड़ा सा कम क्यों होता है, इसको हम समझने की कोशिश करें। अब इसे आप देखिए और पढ़िए। लो वैल्यू ऑफ डेल्टा AH यानी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी है फॉर मैंगनीज एंड टेक्नीशियम इज बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। As results, electronic configuration is stable and electron is held tightly by nucleus. So delocalization is less and metallic bond is much weaker than that of preceding element. मतलब ये है कि टेक्नीशियम और मैंगनीज है, इनके अंदर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जो सबशेल होती है D5 कॉन्फ़िगरेशन वो एक्स्ट्रा स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल्ड है और न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, तो इनका डिलोकलाइजेशन कम हो जाता है, यानी इनका मूवमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बॉन्डिंग में उतना ये स्ट्रोंगली पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं जितना कि किया जाना चाहिए। तो रिजल्ट क्या होता है, बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक हो जाती है। ऑब्वियसली बॉन्डिंग यहाँ क्या लिखा है, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, इसका ग्राफ भी हम देखेंगे अभी। तो जिन एलिमेंट्स के लिए एटोमाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जितनी कम होगी तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। ये भी हम आगे वाले ग्राफ से समझने की कोशिश करें। अब इस ग्राफ को देखिए, ये भी डी ब्लॉक के यानी ट्रांजिशन मेटल्स के ही एटम्स के लिए है। एक्स एक्सिस पर एटॉमिक नंबर लिया है, वाई एक्सिस पर एटोमाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा AH नोट। ठीक है, तो इसमें उसी तरह से 3 सीरीज़ दिखी हैं। जो सबसे नीचे वाली है वो 3D, उसके ऊपर 4D और उसके ऊपर 5D वाली सीरीज़ है। एक चीज़ आप लोगों को ऑब्ज़र्व करने में आ रही है कि इसके अंदर जो ट्रेंड है बिल्कुल वैसा ही है, हालांकि 100% एग्जैक्टली वैसा नहीं जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पर काफ़ी कुछ। ये जो मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ आप लोगों ने भी देखा था, ये वाला, तो जिस तरह से आप इसके अंदर देख रहे हो कि पहले इंक्रीज़ होता है फिर डिक्रीज़ होता है, बस वैसा ही आप लोग इस वाले ग्राफ के अंदर भी देख रहे हैं। इसमें भी पहले इंक्रीज़ होता है उसके बाद में डिक्रीज़ होता है, और बीच में आपको दिख रहे हैं 2 एलिमेंट्स, जैसे एक ये वाला है एक ये वाला है, फिर यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D5 होने के बावजूद भी एटोमाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एटोमाइजेशन एंथैल्पी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो ये एंथैल्पी एटोमाइजेशन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म है, आप उसको इतनी एनर्जी दे रहे हो कि वो गैसियस फॉर्म यानी सारे एटम्स अलग हो जाएं, वही एटोमाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब ये कब ज़्यादा होगी, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे, तो सीधा सीधा मेल्टिंग पॉइंट पर भी ये अपना असर डालेगी। अब हम देखते हैं वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। आपको पता है पीरियोडिक टेबल चैप्टर हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, और कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किस तरह का ट्रेंड ये एलिमेंट शो करते हैं, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि S ब्लॉक और P ब्लॉक, इन दोनों को मिलाकर के मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो इनमें आप लोगों ने देखा कि जो ट्रेंड है, जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होती जाती है। ठीक है,
ख़ास तौर से जो सेकंड और थर्ड पीरियड के मेंबर्स हैं उनके लिए। हालांकि आगे वाले मेंबर्स में भी यही बात एप्लीकेबल है, लेकिन जो फोर्थ पीरियड है जिसके अंदर ये ट्रांजिशन मेटल्स स्टार्ट हो रही हैं स्कैंडियम से, वहाँ पर भी आप देखोगे तो स्कैंडियम से जिंक तक जो एटॉमिक साइज़ है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाती है। हालांकि इसके अंदर शार्पनेस उतनी ज़्यादा नहीं रहती है जितना कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर देखने को मिलता है। तो 3D सीरीज़ के लिए जो बात है वही बात 4D और 5D सीरीज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। पर इतना ज़रूर है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता जाता है तो सेंटर से थोड़ा आगे तक जाते हैं, वहाँ कंटिन्यूसली जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होती है, लेकिन उसके बाद हल्की सी इंक्रीज़ होती है। उसका रीज़न भी हम समझने की कोशिश करें, लेकिन पहले हम समझते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपको यहाँ पर एक ये वर्ड दिख रहा है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल भी है, इसको हम समझें पहले। आप लोगों को ये पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो पहले लोअर एनर्जी लेवल के अंदर जाते हैं, वहाँ फिलअप होते हैं, और उसके बाद में फिर हायर एनर्जी लेवल पे वो फिलअप होते जाते हैं। ठीक है। अब जैसे 3D सीरीज़ है उसमें 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हुए, फिर 4D के अंदर हुए, फिर 5D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। लेकिन 5D सीरीज़ में जब इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं तो वो पहले 4F के अंदर फिलअप हो चुके होते हैं। ये बात आप लोगों को पता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर ये जो ग्राफ देख रहे हैं इस पर ध्यान दीजिए। इसमें ये वाली जो सीरीज़ दिख रही है सबसे नीचे वाली, ये 3D सीरीज़ है। उसके बाद में इससे ठीक ऊपर की तरफ आपको दिख रही है ये 4D सीरीज़ दिख रही है, और फिर इससे ऊपर की तरफ ये 5D सीरीज़। एक चीज़ आप जो ऑब्ज़र्व करोगे वो ये है कि 3D और 4D सीरीज़ के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो साइज़ में गैपिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप कंपैरिजन करोगे 4D और 5D के मेंबर्स में तो ये जो गैपिंग है ये कम आ रही है। मतलब ये हुआ कि 3D के जो एलिमेंट हैं या एटम्स हैं उसको उसी ग्रुप के मेंबर के साथ कंपैरिजन करोगे 4D के साथ में, तो 3D के कंपैरिजन में 4D वाला जो एटम है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन 4D और 5D में कंपैरिजन करोगे तो 5D वाला थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। अब ये जो वर्ड आया ना लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आया समझना। लेंथेनम जो एटम है एटॉमिक नंबर 57, आपको पता है कि ये डी ब्लॉक का मेंबर है, लेकिन उसके बाद से सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडिमियम ये शुरू हो जाते हैं, तो ये एफ ब्लॉक के मेंबर हैं। मतलब ये है कि 4D के बाद में 4F फिलअप होता है, और ये 4F फिलअप होता है यानी ल्यूटीशियम तक एटॉमिक नंबर 71 तक कंप्लीट हो जाता है, और ये कंप्लीट होने के बाद में वापस से फिर डी फिलअप होना स्टार्ट होता है। मतलब ये हुआ कि जो 5D सीरीज़ के मेंबर्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ फिलअप होने से पहले 4F फिलअप हो चुका होता है। ठीक है। अब क्या होता है शील्डिंग की हम बात करें, आपने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी शील्डिंग इफ़ेक्ट। बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के और पेनल्टीमेट शेल के, ये अपने से अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे रिपल्शन फील करते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम महसूस होता है, यानी जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतना चार्ज फील नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस का जितना कि किया जाना चाहिए। एक मोमेंट के लिए सोच लो, अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को सबको हटा दिया जाए तो न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम्प्लीटली एप्लीकेबल होगा। ठीक है। लेकिन जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। इस वजह से क्या होता है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट जनरेट होता है, तो वो उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील नहीं कर पाते हैं। अब ये अगर कंपैरिजन किया जाए तो एस सबशेल की वजह से जनरेट होने वाला शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद में पी, फिर डी, और सबसे कम होता है एफ सबशेल की वजह से। ठीक है।
तो जो F सबशेल है, आप यहाँ देख रहे हैं, आपको बताया है कि 5d के पहले 4f भर जाता है। तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो चुके हैं और न्यूक्लियस के अंदर भी 14 प्रोटॉन्स फिलअप हो चुके होते हैं। तो उनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा क्रिएट होता है और F वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग इफेक्ट कम क्रिएट होता है बजाय AsPD सबशेल के। इसी वजह से क्या होता है, जो 5d सीरीज़ के मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियस की तरफ, मतलब ये जो ऑर्बिटल है वो ज़्यादा खींच करके चले जाते हैं। इसी वजह से साइज़ जो है श्रिंक हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका कंसिक्वेंस क्या निकलता है, इसकी वजह से होता क्या है कि जो एटॉमिक साइज़ है काफ़ी ज़्यादा हद तक सिमिलर होते हैं। अब जर्कोनियम और हैफनियम आप देखिए, इन दोनों की जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम है। हालांकि ये दोनों अलग अलग सीरीज़ के मेंबर्स हैं, लेकिन इनकी जो साइज़ है जर्कोनियम की 160 पिकोमीटर और हैफनियम की 159 पिकोमीटर। तो सिमिलर साइज़ होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी मिलती है। इसी वजह से इनकी जो अकरेंस है वो भी सेम मिलती है। अब उस वाले पॉइंट पर हम बात करते हैं जिसमें हमने देखा था कि साइज़ एक लेवल तक डिक्रीज़ होने के बाद में हल्के से इंक्रीज़ हो जाती है। उसका रीज़न हम समझें। होता क्या है कि D5 कन्फिग्रेशन के बाद में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो पेयर होना भी स्टार्ट हो जाते हैं, या हम यूँ बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो उनमें हल्का हल्का रिपल्शन भी होने लग जाता है। तो ये थोड़े से एक्सपेंड हो जाते हैं। तो साइज़ एक्चुअल में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं डिक्रीज़ होनी चाहिए, उससे हल्की सी ये इंक्रीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं ये टेबल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड सम अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ फर्स्ट सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट तो एटॉमिक नंबर, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी एटम और उसके बाद में जैसे जैसे आयनाइजेशन होता है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है। ध्यान देना बच्चों, हम स्कैंडियम की बात करें सबसे पहले, कॉन्फ़िगरेशन उसका आपको दिख रहा है 3d1 4s2 एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। पहले भी आपको बताया था 4s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 3d के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स ये फिलअप होना स्टार्ट होते हैं तो आपको ये बात मालूम है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग जहाँ कम एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा, उसके बाद में हायर एनर्जी लेवल में, मतलब 1s के बाद 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, ना कि 3d में जाता है। रीज़न क्या है, 4s का जो एनर्जी लेवल है वो कम है या वो थोड़ा अंदर की तरफ है, जो 3d है वो 4s से थोड़ा सा बाहर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। एटॉमिक नंबर 19 और 20 यानी पोटेशियम और कैल्शियम में इस चीज़ को आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, यानी वहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन गए, तो पोटेशियम कैल्शियम ये दोनों एस के ही मेंबर हैं। लेकिन जैसे ही 4s कंप्लीट होता है अब इलेक्ट्रॉन 3d में जाता है, यानी स्कैंडियम यानी एटॉमिक नंबर 21 से। रीज़न आपको समझ में आ गया, क्योंकि 3d बाहर की तरफ है। पर यहाँ आप देख रहे हो M+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन, आप ध्यान दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d1 4s1। मतलब ये हुआ कि जो मेटल या एटम था उसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इलेक्ट्रॉन निकला कहाँ से, वो निकला एस के अंदर से। अब हम तो ये सोचते हैं कि वो डी के अंदर से निकलना चाहिए, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले फिलअप होंगे फिर 3d में, यानी 3d में इलेक्ट्रॉन जो बाद में भरा तो इलेक्ट्रॉन 3d से ही निकलना चाहिए था, लेकिन वो तो 4s से निकला। आगे भी अगर आप देखोगे तो अगला इलेक्ट्रॉन जो निकला वो भी 4s से ही निकला, तो 4s पूरी तरह से गायब हो गया, 3d1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया M2+ आयन के लिए। फिर अगला इलेक्ट्रॉन निकलता है, अब वो 3d से निकलता है, तो M3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन नोबेल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो गया। तो अब इसका क्या रीज़न है, यानी एस से ही इलेक्ट्रॉन पहले क्यों निकलते हैं। आगे वाले भी केस में आप देखिए
एस के अंदर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 4s1, फिर ये वाला भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एस पूरी तरह से गायब हो गया, अब 3d है। तो इनमें से इलेक्ट्रॉन बाद में क्यों निकल रहे हैं, ये हम समझने की कोशिश करें। होता क्या है कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो जो एनर्जी लेवल यानी 3d बाहर की तरफ था, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से थर्ड शेल की ये जो सबशेल है 3d, अब ये अंदर की तरफ खिंचाव महसूस करती है। तो ये भी अंदर की तरफ जाती है और 4s भी अंदर की तरफ जाता है, लेकिन 3d ये 4s को क्रॉस करके अंदर की तरफ चला जाता है। मतलब अब क्या हुआ, 4s बाहर की तरफ आ गया। ऐसे में जब आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करवाई जाती है तो इलेक्ट्रॉन d में से ना निकल करके s के अंदर से निकलता है, क्योंकि s अब बाहर है, इस वजह से वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। ठीक है, तो आगे वाले केसेस में भी ऐसा ही है। फिर हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये हम पढ़ ही चुके हैं, पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद में डिक्रीज होती है। और उसके बाद में आयनाइजेशन एंथैल्पी, आप यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। हालांकि कहीं कहीं पर थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, या जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है वो एग्जैक्टली उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है जैसा कि फॉलो किया जाना चाहिए। तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, या सब्लिमेशन एंथैल्पी बोल गया, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बॉन्डिंग वगैरह से रिलेटेड, जिनकी वजह से जो वेरिएशन है वो उतना ज़्यादा नहीं है, या एग्जैक्टली उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्रोमियम एंड मैंगनीज के लिए हम कंपैरिजन करें। अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्रोमियम मैंगनीज के लिए हम फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन करें। आपको ये समझना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्रोमियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 एंड 4s2 है, आपको पता है, 4s1 क्रोमियम के लिए, और मैंगनीज के लिए 3d5 4s2 है। पहला इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का 4s से निकलेगा तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, और मैंगनीज के लिए आप देखोगे तो 4s से निकला तो 3d5 4s1 कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें समझना, जो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो क्रोमियम को एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ईजीली निकल जाता है। मैंगनीज के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से निकलता है, या हम यूँ कह दें कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्रोमियम की कम होगी मैंगनीज के बजाय। ठीक है, अब फर्स्ट के बाद में हम सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन करें तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो d5 के अंदर से निकलेगा, मतलब जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, या यूँ कह दो कि मैंगनीज है उसके लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्रोमियम के लिए ज़्यादा होती है और मैंगनीज के लिए कम होती है। और अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कंपैरिजन करोगे तो मैंगनीज के लिए कॉन्फ़िगरेशन d5 है, तो अब इसमें से निकालना डिफ़िकल्ट होगा, यानी थर्ड की वैल्यू मैंगनीज के लिए ज़्यादा होगी। इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए और समझिए, जो मैंने आप लोगों को अभी बात बताई कि ये मैंगनीज और क्रोमियम में कंपैरिजन करो। देखो क्रोमियम में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, जबकि मैंगनीज के लिए ज़्यादा है। अब आप क्रोमियम में देखिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी मैंगनीज के लिए अब ये कम है। ठीक है, फिर थर्ड के लिए आप देखोगे तो ये थर्ड वाली क्रोमियम के लिए कम है। कंपैरिजन कीजिए, हम इसको यूँ देख सकते हैं कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू मैंगनीज के लिए ज़्यादा है, जबकि सेकंड के लिए वैल्यू क्रोमियम की ज़्यादा है।
और थर्ड के लिए वैल्यू वापस से मैंगनीज के लिए ज़्यादा है। रीज़न हम समझ चुके हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कंपैरिजन आप कर सकते हैं कॉपर और जिंक के केस में। आपको पता है कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 29, और जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, 30। अब हम इसमें कंपैरिजन करें 29 और 30 के अंदर आपको सेम चीज़ दिखाई देगी। इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू जिंक के लिए ज़्यादा है, सेकंड की वैल्यू कॉपर के लिए ज़्यादा है, और थर्ड की वैल्यू वापस से जिंक के लिए ज़्यादा है। रीज़न सेम है। यहाँ पर D10 कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी होती है, उस फैक्टर को आप ध्यान में रखिए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जो एनर्जी लेवल हैं 3D और 4s, उनमें जो कंपैरिजन है उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो क्रोमियम और मैंगनीज, साथ ही साथ में कॉपर और जिंक की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें इस तरह से वेरिएशन क्यों आता है, वो चीज़ भी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाइएगा और मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।